चेक, वॉइस चेक। बट सबका दिन आता है, आपका भी आएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, चेक, माइक चेक। लाइव हो गई थी मैं, बच्चे बोल रहे माइक ऑन करो, हमें भी हंसना था। हाँ, अच्छा वैसे तो माइक ऑफ नहीं करना चाहिए क्या ऐसे समय पे? बट फिर वो टाइम पास नहीं हो जाता है? थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, कोई गालियां नहीं देता था। चलो आ जाइए। कुछ कुछ बातें होती ना जैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए माइक बंद करना पड़ता है। चलो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। कौन? हाँ क्या? कहाँ की? बॉम्बे की? पुणे में ही है वो? अच्छा, हाँ क्या? कहाँ 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 का हॉस्टल है तुम्हारा? हाँ, उसका फ्लैट है क्या? हॉस्टल में रहते हो? अच्छा, ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी एग्जाम पे ध्यान देते हैं ना, थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए तो, इमोशनल हो गए तुम। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, हमारा एक आखिरी यूनिट बचा है विच इज रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड देन दिस एक्ट कम्स टू एन एंड। तो हमारा 22 मार्क इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो चुका है, 16 मार्क हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज हो चुका है। हमारा यूनिट नंबर 3 जो है कौन से चार्ट से शुरू होता है? आई जस्ट हैव टू चेक। 2 पॉइंट, okay, 2.6, chart number is 2.6. So I am on the chart book. Okay, chart number is 2.6. Virtual students, please open your chart book and come to chart number 2.6. सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 टोटल यूनिट्स है, जिसमें से हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यूनिट ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है. नाउ वी ओनली हैव वन यूनिट दैट इज पेंडिंग एंड दैट इज यूनिट नंबर 3, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. सिर्फ चाय लेके आ जाना सूरज. आवाज कम करनी है क्या क्लास की? ठीक है ना, ज्यादा नहीं लग रही ना? चलेगा, ओके, लेट्स स्टार्ट देन. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप इन द गुड्स. अब देखो, ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो गुड्स का ओनर है वही उन गुड्स से एसोसिएटेड रिस्क को बेयर करता है. अगर मैं गुड्स की ओनर हूं और कल जाके इस बॉटल को कुछ नुकसान हो जाती है, तो अब ऐसे केस में इसका जो डैमेज है या इसका जो नुकसान है वो मैं बेयर करने वाली हूं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन गुड्स का ओनर है और क्या ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हुई है या ट्रांसफर नहीं हुई है. क्योंकि उस वक्त पे जो भी गुड्स का ओनर है वही उन गुड्स से एसोसिएटेड जो रिस्क होता है उसको वो बेयर करता है. अलोंग विद दैट, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है और अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, तभी तो सेलर अनपेड सेलर माना जाएगा ना. And then as an unpaid seller, he has various rights against the goods as well as against the buyer. अरे ये सुनो गाइस, कल ही हमने अनपेड सेलर का यूनिट देखा था या नहीं देखा था?
यहाँ पे ओके ठीक है। तो ये जो यूनिट है बेसिकली वो उसी चीज के बारे में चर्चा करता है कि कौन से गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। गुड्स अगर स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेन गुड्स है, अनअसर्टेन गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, प्राइस असर्टेन करना है, अलग अलग कैटेगरी के बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये भी डिस्कस किया है कि अगर आपके गुड्स ये कैटेगरी के हैं तो ओनरशिप किस वक्त पे होने वाली है ट्रांसफर। यस और नो गाइस? सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहली बात तो आपके गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है and these goods are in a deliverable state. These goods are specific goods. आप लोग जानते हो what do you mean by specific goods? Specific goods किसका टाइप है? Existing goods का, very good. और specific goods में goods are identified at the time of the contract of sale. आपके एक तो goods specific है, दूसरा आपके goods deliverable state में भी है। तो जैसे कि आप दुकान में गए, आपने कहा कि भैया ये जो टाटा नमक का 1 किलो का पैकेट है ये मेरे को आप दे दो, आई वॉन्ट टू परचेज इट। सो बेसिकली एक तो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हो गए, प्लस दे आर ऑल्सो इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इट्स ऑलरेडी पैकेट इज पैक्ड। आप पैकेट दे दो और पैसे ले लो। तो ऐसे केस में लॉ मेकर कहते हैं कि जैसे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है उसी समय पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। आप लोग जानते हो जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, बूम बूम ब्लास्ट। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुका है, दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन इज ये जो ओनरशिप है इमीडिएट बेसिस पे सेलर से बायर को हो जाती है ट्रांसफर। बट अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है बट दे आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, दे आर टू बी पुट ऑन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो पहले तो आप डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स को लाओगे, बायर को इस बारे में बताओगे, और उस समय पे ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मार्केट यार्ड में आप किराना की दुकान में गए, और जब आप मार्केट यार्ड में किराना की दुकान में गए तब ऐसे केस में आपने बहुत सारे चावल के अलग अलग सैंपल्स देखे। एक सैंपल आपने फाइनल किया जिसका 10 केजी चावल आपको चाहिए। आज आपने गुड्स आइडेंटिफाई तो कर दिए है बट अभी तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। फिर वो क्वांटिटी जो 10 केजीज आपने डिमांड की है उसको पैक किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद माना जाएगा दैट द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। और लास्ट पॉइंट कहता है गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है बट माय डियर फ्रेंड्स द प्राइस is not ascertained. The price is not ascertained. तो ऐसे केस में आप पहले प्राइस असर्टेन करोगे। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आप ज्वेलरी लेने गए हो, से फॉर एग्जांपल आपको एक गोल्ड ब्रेसलेट बनाना है। गोल्ड का दाम तो हर दिन क्या हर पल बदलते रहता है। आज गुड स्पेसिफिक गुड्स है, इतने सारे ब्रेसलेट्स देखने के बाद आपने एक ब्रेसलेट फाइनल किया है। अरे किया है या नहीं किया है? Along with that, my dear friends, they are also in a deliverable state. But the price is not ascertained. तो पहले आप प्राइस असर्टेन करोगे और प्राइस असर्टेन करने के बाद बायर को इस बारे में बताओगे and then we will say that the ownership has got transferred from the seller to the buyer. Okay, जब तक आपने ये चीज नहीं की है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो आप पहले प्राइस असर्टेन कीजिए, बायर को इस बारे में बताइए और उसी के बाद प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर to the buyer. Yes or no, guys? Great, wonderful. Next, goods must be a certain goods. जब कभी भी goods को आपको बेचना है, okay, uncertain goods का सेल नहीं हो सकता है। uncertain goods पहले ascertain किए जाएंगे
और उसी के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हो जाती है ट्रांसफर। आप अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन करोगे, डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे, आप बायर का कंसेंट लोगे और उसके बाद द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल देन पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यस और नो गाइस? तो याद रखना, कल जाके अगर आपने सिर्फ सैंपल सिलेक्ट किया है, गुड्स अनअसर्टेन गुड्स है, पहले आपको इतने पूरे बोरे में से 10 केजी निकालना पड़ेगा, असर्टेन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही क्या होगा, गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को हो जाएगी ट्रांसफर। यस और नो गाइस? अब अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन करने के लिए गुड्स को अप्रोप्रिएट करना जरूरी है। यही अप्रोप्रिएशन सेलर के साइड से हो सकता है और यही अप्रोप्रिएशन बायर के साइड से भी हो सकता है। तो सुपरमार्केट्स में जब आप जाते हो, आप खुद सिलेक्ट करते हो, बास्केट में रखते हो कि आपको क्या क्या सामान खरीदना है। बट जो ट्रेडिशनल किराना की दुकान होती है, आप अंकल जी को सिर्फ कहोगे 1 किलो टाटा नमक का पैकेट, विम बार साबुन 5 दे देना, ठीक है, सर्फ एक्सेल साबुन 5 दे देना, समझ रहे हो आप? या से फॉर एग्जाम्पल जेमिनी ऑयल 5 लीटर दे देना, सनफ्लावर ऑयल। यहां पे आपने सिर्फ डिमांड किया कि आपको क्या चाहिए, अंकल खुद अंदर जाते हैं और ये सारा माल आपके लिए अप्रोप्रिएट करके आपको देते हैं। बट इससे फर्क नहीं पड़ता है अप्रोप्रिएशन सेलर कर रहा है या बायर कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। एक बार गुड्स असर्टेन हो जाते हैं और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, तो ऐसे केस में माना जाएगा ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। रियलिटी में डिलीवरी हुई है या नहीं फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है गुड्स मेरे पास है बट ओनर आप हो सकता है क्या? उल्टा भी क्या हो सकता है, गुड्स आपके पास है बट ओनर मैं हूं। सो ओनरशिप और डिलीवरी का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। It may happen that the goods are already delivered to you, but the ownership has not been transferred. Reverse भी हो सकता है। It may happen that the goods are still lying with me in the shop, but owner आप already बन चुके हो, क्योंकि जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट है, बूम बूम ब्लास्ट, हाँ है ना? और क्या सेल हो चुका है? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है? बट आप भैया को कहते हो भैया माल को अभी इधर ही रहने दो, शाम को घर जाते जाते मैं सामान लेते चले जाऊंगी। प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज ऑलरेडी पास टू यू बट पोजेशन इज स्टिल विद द सेलर। सो डिलीवरी ऑफ द गुड्स and ownership in the goods are two different aspects. It may happen कि ownership transfer हो चुकी है but goods की delivery अभी तक नहीं हुई है। उल्टा भी हो सकता है, goods की delivery हो चुकी है but अभी तक ownership transfer नहीं हुई है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभार आप गुड्स को भेजते हो टू अनदर पर्सन ऑन अप्रूवल और on sale or return basis, on sale or return basis, on sale or return basis, या तो sometimes goods are also sent on approval basis. On approval का वर्चुअल स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। से फॉर एग्जाम्पल आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शॉप में जाते हो और आप गिटार 1 हफ्ते के लिए लेके आते हो। इसका स्विंग ऊपर हो सकता है क्या? बस 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 जुगाड़। तो सुनो ना मेरी बात, आपने 1 हफ्ते के लिए एक गिटार अपने घर पे लाया है। आप अंकल जी से कहते हैं मैं देखता हूं मेरे बिजी रूटीन में अगर गिटार प्ले करने का टाइम मिलता है तो ही मैं इतना 20, 25, 30 हजार रुपए उस गिटार में डालूंगा, नहीं तो व्हाई वेस्ट सो मच ऑफ मनी ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आज आपके पास गुड्स की सिर्फ डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हुई, हाँ मतलब ही पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, अभी तक आप इन गुड्स के ओनर नहीं बने हो। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी कब आपको ट्रांसफर होगी? 1, पहला केस तो बहुत सिंपल है, नो झंझट, नो टेंशन, सीधी बात, नो बकवास। आपने खुद ने अप्रूवल दिया है,
आप खुद अंकल जी को कह रहे हो तीसरे दिन पे कि अंकल जी हफ्ते में एक दिन भी अगर गिटार प्ले कर दिया, इट विल रिवाइव माई एनर्जी, मैं फ्रेश हो जाऊंगा और मैं 1 घंटा मैनेज कर ही लूंगा, सो आई वॉन्ट टू कीप द गिटार विथ मी। सीधी बात, नो बकवास। तो जिस दिन आपने ये कहा उसी पल क्या ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी? यस। सेकेंड पॉइंट, आपने हा भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, यू टुक द गिटार ओनली फॉर 1 वीक। याद रखना, अगर आपको गिटार नहीं चाहिए होता था, यू शुड हैव रिटर्न्ड द गिटार विच यू डिड नॉट, मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर गिटार। जैसे 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, माना जाएगा ओनरशिप हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। या तो आपने ऐसी कोई हरकत करी है, conduct, which is itself implying that you have accepted the ownership in the goods. Example, आपने गिटार को प्लेज कर दिया, या तो आपने गिटार को बेच दिया। बेच तो वही सकता है जो खुद गुड्स का ओनर है। तो आपकी हरकतें, आपका कंडक्ट इन इटसेल्फ इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो हमने देखा था इवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्टेंस कैन बी ईदर बाय वर्ड्स और इन एन इंप्लाइड मैनर। तो जब आप गुड्स को प्लेज करते हो, आप गुड्स को रीसेल करते हो, इन शॉर्ट इट्स एन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कि आपने इन गुड्स की ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है। यस और नो गाइस, क्या तुम्हें याद है? तो देखिए ए बी सी तीनों भी पॉइंट्स। सबसे पहला तो सीधी बात, नो बकवास, आपने खुद ने अपना अप्रूवल जो है वो दे दिया है। सीधा अंकल को कह दिया कि अंकल जी आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस गिटार, पैसे ले लो। सेकंड पॉइंट कहता है यहाँ पे बी पॉइंट कि आपने गुड्स को रिटेन किया है इवन आफ्टर द रीजनेबल टाइम and you did not even give the notice of rejection, means you wanted to keep the goods with you only, means you accepted the ownership. और थर्ड पॉइंट कहता है आपने ऐसी कोई हरकत की है which is equivalent to accepting the goods. गुड नमन एंड क्या ये मीम मटीरियल, एक से बढ़कर एक नाम है मीम मटीरियल। हमारे लिए भी एक मीम बना दो बेटा, अच्छी वाली। ओके आ जाइए। हेलो जी ऐसा नाम है। ओके क्या हुआ? लेट्स स्टार्ट। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग? कभी कभार जब आप गुड्स को बेचते हो, आप बायर को कह सकते हो जब तक मेरे को मेरे गुड्स का पेमेंट नहीं मिलता, मैं भी गुड्स की डिलीवरी आपको नहीं दूंगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत बार अपने इस दुनिया में प्रैक्टिकली ये चीज देखी होगी कि जब तक आप गुड्स का पूरा प्राइस नहीं देते, तब तक सेलर गुड्स की डिलीवरी भी नहीं देता आपको। सो बेसिकली ही इज रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब राइट टू डिलीवर द गुड्स टू यू। कह रहा है हम आपको गुड्स डिलीवर करेंगे, बट कब करेंगे? जब आपने इन गुड्स का पूरा पेमेंट दे दिया है। कभी कभार इनफैक्ट गुड्स आर ऑल्सो सोल्ड फॉर कैश ओनली बेसिस। तो अब ऐसे केस में, ऐसे सेल के ट्रांजैक्शन में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब कैश दिया जाता है। तब कैश मतलब चेक, कैश, डीडी जो भी है, इक्विवेलेंट टू कैश। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आप पैसे दो और पैसे देने के बाद ही ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो आप अगर चाहो ये राइट अपने पास रिजर्व
कर सकते हो। ऐसे केस में ओनरशिप भी पेमेंट के बाद ही ट्रांसफर होगी और गुड्स की डिलीवरी भी पेमेंट मिलने के बाद ही होगी। ओके रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, ये सबसे बेसिक पॉइंट है यार इस चैप्टर का। देखो ये जो मैजेंटा कलर में ये रीड करो तो रिस्क इज बोर्न बाय द बायर ओनली व्हेन ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। मतलब इन शॉर्ट जब तक ओनरशिप सेलर की है, क्या रिस्क भी सेलर का है। बट जैसे ही ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है, क्या रिस्क इन द गुड्स भी बायर को ट्रांसफर हो जाती है। अरे बोलो ना। हाँ बट ऑफ कोर्स आप जानते हो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखा है तो ऐसे केस में विल यू फॉलो दैट थिंग। अरे बोलो ना। देखो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है ओनर ऑफ द गुड्स मस्ट बेयर द लॉस अनलेस इट इज अदरवाइज अग्रीड। हाँ या ना। उसी के आगे एकदम क्लैरिटी के लिए मैंने लिखा है गुड्स शैल रिमेन एट द सेलर्स रिस्क until the property therein has passed to the buyer. After that मतलब after what? Property has passed to the buyer. Then the goods will be at the buyer's risk. Whether the delivery has been made or not. But वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना है, इसलिए नीचे लिखा हुआ है दिस रूल जनरल रूल इज सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस। 1 डिलीवरी में डिले हुआ है और ये डिले इज ईदर बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द बायर। जिसका फॉल्ट है वही गुड्स का रिस्क बेयर करेगा। सही या गलत। तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल सेलर कॉटन बेच रहा है टू द बायर, कॉटन का पूरा माल ये पूरा ट्रक बायर के गोडाउन के बाहर खड़ा है। सेलर बार बार बायर को बोल रहा है कॉटन ले लो कॉटन ले लो कॉटन ले लो, बट बायर एकदम नेग्लिजेंट मतलब समझता है क्या, केयरलेस। अनफॉर्चुनेटली गर्मी के मौसम में बारिश आ गई जिसने कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। जैसे पिछले हफ्ते ऐसा पुणे में हो रहा था, हर रोज बारिश आ रही थी। हु थॉट, मतलब मार्च में भी बारिश, अप्रैल में भी बारिश, मई में भी बारिश, आ गई बारिश, पूरा कॉटन का माल खराब हो गया। कौन रिस्क बेयर करेगा, सेलर या बायर? बायर। क्यों? क्योंकि ही इज एट फॉल्ट। तो अगर कोई पार्टी एट फॉल्ट है ये फंडा अप्लाई नहीं होगा। जिसकी गलती है वही सजा भुगतेगा। नहीं तो जनरल रूल बोलता है अगर सेलर ओनर है सेलर रिस्क बेयर करेगा, अगर बायर ओनर है बायर रिस्क बेयर करेगा। बट ये जनरल फंडा तब अप्लाई नहीं करेगा जब किसी ने कांड किया है। जिसने गलत किया है वही सजा भुगतने वाला है। अब हम ये नहीं देखेंगे ओनर कौन है, जिसने गलती की है उसको डैमेजेस देने ही पड़ेंगे। यस और नो गाइस? गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। इधर को भी कल बारिश हुई थी। किधर को बेटा वो नहीं पता है ना मुझे। कहाँ के हो आप साउथ इंडियन लग रहे हो आपकी लैंग्वेज सुन के। इधर को भी बारिश हुई थी। ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल दिस इज हैपनिंग। सारे क्लाइमेट की बैंड बज गई है। ठंडी के मौसम में ठंडी नहीं थी, गर्मी थी। गर्मी के मौसम में बारिश है, अब बारिश के मौसम में गर्मी होगी या ठंडी। चलो आ जाइए। सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर। असं कसं? वैसे तो जनरल रूल कहता है कि आप अगर किसी गुड्स के ओनर हो सिर्फ आप इस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। जो गुड्स का ओनर है, तो अगर ये वाटर बॉटल मेरी है, इसको कौन बेच सकता है, मैं या आप? हाँ, मतलब मैं। हाँ या ना? यू डोंट हैव द राइट टू सेल इट। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे अ पर्सन इज नॉट इवन द ओनर ऑफ द गुड्स एंड स्टिल he has got the rights to sell the goods. अच्छा, कोलकाता से है वो बच्चा। ओके, so please listen to me very carefully. अटक गया है क्या लाइफ?
चल रहा है। सिद्दीकी को चुप कराओ मैम। रोहित, कौन रोहित? रोहित पाठक। कौन सा रोहित वाला? आपको बोल रहा है चुप रहो, इज्जत से पढ़ाई करो। कौन है? क्यों एंजल प्रिया? अब वो कुछ नहीं बोलेगा। तुमने नेशनल टेलीविजन पे उसकी बेइज्जती कर, ठीक है। बहुत खराब था वो। ओके, सो तो जनरल रूल यही कहता है, सेलर गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर कर सकता है? जब सेलर खुद गुड्स का ओनर है। जब सेलर खुद गुड्स का ओनर है तभी सेलर गुड्स की ओनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर कर सकता है। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली वो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है और बायर भी अल्टीमेटली फिर गुड टाइटल उसको नहीं मिलेगा। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लैटिन फ्रेज भी है, नीमो दैट गॉड नॉन हैबिट, जिसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। No one can give what he has not got. Okay, but now Nemo that God non-habit. Okay, but now to every general rule there are certain exceptions. कुछ exceptional cases में though you are not the owner of the goods, you can still sell the goods. हो सकता है इंस्टीट्यूट में एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया इसके ऊपर। हाँ, सो एग्जैक्टली, सो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है ऐसा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड। सबसे पहला एक्सेप्शन इज सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। तो आप लोग जानते हो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, जहां पे एन एजेंट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूं, अगर आप कानून की आंखों से देखते हो तो कानून तो यही कहता है ये सारे काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल नहीं किए, और प्रिंसिपल ही गुड्स का ओनर है, तो टेक्निकली तो ओनर ही गुड्स को बेच रहा है। रियलिटी में हो सकता है एजेंट ने गुड्स को बेचा है, बट कानून की दुनिया में एजेंट एजेंट ही नहीं है, एजेंट खुद प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल गुड्स का ओनर है। तो आप तो गुड्स बेच ही सकते हो ना, एंड दैट इज व्हाई वी अलाउड एन एजेंट टू सेल द गुड्स दो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, बिकॉज ओनर इज एक्चुअली द प्रिंसिपल। अरे बोलो ना, गुड्स का ओनर कौन है? कंसाइनमेंट अकाउंट्स किया है? कंसाइनर कौन है? ओनर मतलब प्रिंसिपल या एजेंट? और कंसाइनी कौन है? कौन गुड्स बेच रहा है? मतलब क्या एजेंट गुड्स बेच रहा है? बट गुड्स का मालिक कौन है? बट क्या ये सेल वैलिड है? हाँ या ना? तो ये वैलिड कब होगा? जब एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन है, he is acting in the ordinary course of business and buyer has acted in good faith. Okay, buyer has acted in good faith का क्या मतलब होता है कि बायर को यही लगा कि भले ये एजेंट है, he has the authority to sell the goods on behalf of the principal and that is why he is selling it. और ऐसे करके गुड्स किसी थर्ड पार्टी को बेचे जा रहे हैं। थर्ड पार्टी को क्या गुड्स का गुड टाइटल मिलेगा? ये एक्सेप्शन के द्वारा हमने थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट कर दिया है और कहा भले ही ओनर प्रिंसिपल है बट फिर भी एजेंट गुड्स को सेल कर सकता है।
सेकेंड एक्सेप्शन is sale by one of the joint owners. तो अगर several joint owners है, one of the joint owners, okay, who is having the sole possession of the goods, by the permission of the co-owners, can transfer the ownership in the goods to someone else. And this someone else, if he purchases the goods in good faith, will get a good title in the goods. Yes or no, guys? Second. Third, person who is in possession of the goods under a voidable contract. तो ऐसा कोई भी buyer who acquires a good title to the goods that are sold to him by a seller, जिसको goods का possession मिला था under a voidable contract. Voidable आप जानते हो, voidable could be on the grounds of coercion, undue influence, fraud और misrepresentation. और इस अग्रीव पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी रिसाइंड नहीं किया है. तो अब डोमिनेटिंग पार्टी ने अगर गुड्स को किसी और को बेच दिया है, ये जो कोई और है उसको इन गुड्स का मिलेगा एक गुड टाइटल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, गुड्स ऑलरेडी बेचे गए हैं, मतलब क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बट पोजेशन अभी भी आपके पास है और सेलर ने वही गुड्स किसी और को बेच दी है. क्या ये सेल वैलिड है? जी हाँ, ये सेल वैलिड सेल है, बट आपको सिमिलर गुड्स अब ओरिजिनल बायर के लिए अरेंज करने पड़ेंगे. ये सुनो गाइस, उल्टा भी हो सकता है. बायर के पास गुड्स का पोजेशन आ चुका है, पोजेशन आ चुका है, ओनरशिप अभी तक नहीं आई है, वो भी गुड्स को बेच सकता है. बट आप जानते हो अगर वो गुड्स को बेच रहा है, इट्स एक्चुअली एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. बट क्या ये सेल वैलिड है? वैलिड है. क्या थर्ड पार्टी को गुड टाइटल मिला है? मिला है, और इसीलिए हमने उसको एक्सेप्शन में कवर किया है. सेल बाय एन अनपेड सेलर. कल का ही सेशन याद कीजिए. राइट अगेंस्ट द गुड्स. अनपेड सेलर को 3 राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स. कौन से 3 राइट्स है? राइट ऑफ लीन, नेक्स्ट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और एक है राइट टू राइट टू अनपेड सेलर एक्चुअली गुड्स का ओनर नहीं है, ओनरशिप तो बायर को ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है. बट फिर भी क्या ये सेल वैलिड सेल है? कभी कभार सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, दूसरी एक्ट है जिसमें आपको अधिकार दिया गया है गुड्स को बेचने का, जैसे कि लिक्विडेटर जो होता है, कोई इंसॉल्वेंट व्यक्ति की सारी एसेट्स को बेच सकता है. वो एसेट्स का ओनर नहीं बना है, बट फिर भी क्या वो एसेट्स को बेच सकता है. कभी कभार फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स भी क्या गुड्स को बेच सकता है. जैसे कि आपने ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए गुड्स की वैल्यू के 2/3 से भी ज्यादा एक्सपेंसेस बोर्न कर लिए हैं, तब बताओ क्या आप गुड्स को बेच सकते हो? पक्का 100%. और एक लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ अ प्लेज, पॉनर और पॉनी होते हैं, ओके, तब ऐसे केस में आपको नोटिस दी है बट फिर भी आपने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं दिया है, तो जो लेंडर है ना वो गुड्स को बेच सकता है, वो गुड्स को बेच सकता है. यस और नो गाइस? और एक लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एस्टॉपेल. तो द ओनर इज एस्टॉप्ड बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स ऑथोरिटी टू सेल. कभी कभार आप ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि आप गुड्स के ओनर हो, बट रियलिटी में आप गुड्स के ओनर नहीं थे, और जो ट्रू ओनर है तब वो चुप रहता है, और थर्ड पार्टी इसीलिए बिलीव कर देती है कि आप गुड्स के ओनर हो, बट रियलिटी में आप गुड्स के ओनर नहीं. बट अब आपको ये सेल करना ही पड़ेगा, और ये सेल एक वैलिड सेल रहेगा, और थर्ड पार्टी को एक गुड टाइटल इन द गुड्स मिलेगा. वो बाइक सेल वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, याद है आपको? ग्रेट. And I think last few sections remaining in this chapter, and then this chapter comes to end. आ जाइए लास्ट चार्ट पे. छोटे छोटे सेक्शंस है इसमें. मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस है? 8 क्वेश्चंस है. बाप रे, वो लर्न करने की जरूरत नहीं बेटा, सबसे ज्यादा इसमें ही होगे ना.
क्या हुआ? नहीं, बट इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर है, ये थोड़ा सा और डीप हो जाता है ना, इसके वजह से पार्टनरशिप हो रही है. हाँ, पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. चलो रिवाइज करें थर्ड यूनिट, क्योंकि 8 क्वेश्चंस भी हमको करने हैं. कब करेंगे फिर हम? ओके. क्या क्या क्या? नीमो दैट कॉड नॉन हैबिट, एक बार फिर से समझा दीजिए. इसका ये मतलब होता है जो गुड्स का ओनर है वही गुड्स की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है. अगर आप गुड्स के ओनर नहीं हो तो ऐसे केस में आप ओनरशिप भी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज. नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट. वेरी गुड हार्दिक. ओके. ओके. डिलीवरी का ये मतलब होता है वेन एवर वॉलेंटरली यू आर ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू अनदर पर्सन, इट इज नोन एज डिलीवरी ऑफ गुड्स. ओके. अब देखो, ये डिलीवरी 3 टाइप्स की होती है: एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल डिलीवरी में आपने फिजिकली गुड्स का पोजेशन किसी और को ट्रांसफर किया है. सिंबॉलिक डिलीवरी में आप कुछ ऐसा हरकत या ऐसा कुछ टोकन दे रहे हो which is acting as transferring the goods. और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो गुड्स जहां है अभी भी वही है, बट आपने ये गुड्स को अब पोजेस किया है ऑन बिहाफ ऑफ अ न्यू ओनर. दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ओके. अब देखो, it is the duty of the seller to deliver the goods and it is a duty of the buyer to accept the goods and pay for the goods. तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एक्ट इज ऑन द सेलर, कि सेलर गुड्स की डिलीवरी देगा और बायर इन गुड्स को एक्सेप्ट करके इन गुड्स का पेमेंट देगा. मैं वापस से कह रही हूं, अगर आपस में सेलर और बायर ने कुछ और डिसाइड किया है तो आप वो और कुछ फॉलो करोगे. ओनली इफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट यू आर गोइंग टू रिफर द एक्ट. तो एक्ट कहता है सेलर की जिम्मेदारी है गुड्स को डिलीवर करने की और बायर की जिम्मेदारी है डिलीवर्ड गुड्स को एक्सेप्ट करके उसके पेमेंट देने की. यस और नो गाइस? यूजुअली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस. यहां पे गुड्स डिलीवर हो गए और वहां पे आप पेमेंट ले लोगे. Concurrent. So these are certain things that go hand in hand. Rules relating to delivery of goods. देखो, वापस से वही आ गया. डिलीवरी का मतलब वापस से सेक्शन 34 में समझाया गया. एक तो डेफिनेशन में डिलीवरी को समझाया गया और वापस से यहाँ पे रिपीट हुआ है सेक्शन नंबर 33 में, जहां पे कहा गया है डिलीवरी मतलब पुटिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर. ओके. डिलीवरी से क्या होता है? डिलीवरी से ओनरशिप ट्रांसफर होती है. मारो यार मारो. चैप्टर शुरू होते वक्त ही मैंने कहा है गुड्स की डिलीवरी और गुड्स का ओनरशिप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है. दे दो आपका फोन मेरे को, तो मतलब मैं गुड्स की ओनर भी हो गई क्या? डिलीवरी का ये मतलब नहीं होता है कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गए. डिलीवरी मतलब सिर्फ फिजिकल पोजेशन जो है वो आपको ट्रांसफर हो रहा है. हाँ या ना? ओके.
क्या छोटे छोटे पॉइंट से पता नहीं, आई डाउट इसमें से सवाल आता भी है या नहीं. सो बायर गुड्स की डिलीवरी डिमांड करेगा, जिसके बाद सेलर गुड्स को डिलीवर करेगा. बायर विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट इट एंड बायर विल ऑल्सो बी बाउंड टू मेक द पेमेंट फॉर द सेम. डिलीवरी हैज टू बी मेड ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम. Okay, delivery has to be made at a reasonable place. Okay, अगर डिलीवरी कोई पर्टिकुलर डे पे भी की जा रही है, उस दिन पे भी मेक इट श्योर दैट द डिलीवरी इज बीइंग मेड ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम ऑफ द डे. ओके, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने गुड्स को डिलीवर किया है बट द क्वांटिटी वाज रॉन्ग, either the quantity was less or it was more, तो पहली बात तो if the quantity is less, the buyer can reject the complete quantity of goods. या तो lesser quantity accept करके आप payment कर सकते हो according to the quantity that you accepted. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है that you, मतलब the seller delivered more quantity, more than that was demanded. ये भी तो रॉन्ग क्वांटिटी हो गई डिलीवरी की, हाँ है ना. तब ऐसे केस में यू कैन रिजेक्ट द होल ऑफ द गुड्स. यू कैन रिजेक्ट द होल ऑफ द गुड्स. या तो फिर आपने जितना डिमांड किया था उतना एक्सेप्ट कीजिए और बाकी का रिजेक्ट कीजिए. या तो आप पूरे के पूरे गुड्स भी रिजेक्ट कर सकते हो, हाँ या ना. जब कभी भी रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर होने की वजह से आपने गुड्स को रिजेक्ट किया है, रिजेक्टेड गुड्स को सेलर के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी बायर की नहीं होती है. द सेलर इज बाउंड टू टेक द गुड्स बैक टू हिमसेल्फ. एक तो आपकी गलती हो गई, चोरी, ऊपर से सीना चोरी अलाउड नहीं है. आपने अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर की है, इट इज यू योरसेल्फ हु विल टेक बैक द गुड्स दैट आर द रिजेक्टेड वंस. यस और नो गाइस? पक्का? Usually delivery to the carrier is delivery to the buyer, but if the carrier is an independent party, तब ऐसी बातें नहीं होती है, हाँ या ना. And if delivery to the carrier is delivery to the buyer, और कल जाके ट्रांसमिशन में कुछ नुकसान होता है, जो ओनर है वही लॉस बेयर करता है. ओनर है कौन? बायर. तो क्या बायर ही रिस्क बेयर करेगा? जैसे ही गुड्स बायर को डिलीवर हुए हैं, क्या बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू इंस्पेक्ट द गुड्स, एंड देन ही विल एक्सेप्ट द गुड्स दैट आर बीइंग डिलीवर्ड टू यू. आप अगर चाहो आप डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो. आप अगर चाहो तो आप एक साथ सारे गुड्स डिलीवर कर सकते हो. यूजुअली द गुड्स हैव टू बी डिलीवर्ड इन लमसम ओनली, बट अगर बायर और सेलर ने आपस में अग्री किया है तो गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है. यस और नो गाइस? पक्का? 100%? दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. मोटा मोटी जो सारे मेन पॉइंट्स थे वो तो हमारे रिवाइज हो ही चुके हैं. आ जाइए आपकी क्वेश्चन बैंक में. क्वेश्चन बैंक मतलब इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल. कल के क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में. एक बार वो वापस देख लेते हैं. मेरी मिस्टेक थी एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट. और एक चीज मेरे को अनाउंस करनी थी, सुनो ना. टुमारो इज संडे. अच्छा, व्हेन इज योर इकोनॉमिक्स रिवीजन? व्हेन इज इट? कल है क्या? ओके, सो टुमारो इज योर इकोनॉमिक्स का रिवीजन एंड मंडे के दिन मेरा रिवीजन नहीं होगा. सो वी आर डायरेक्टली मीटिंग ऑन ट्यूसडे. ओके, सो ट्यूसडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द पार्टनरशिप एक्ट. और ट्यूसडे के दिन हम एम कर रहे हैं कि यूनिट 1 और 3 दोनों कंप्लीट हो जाए. एटलीस्ट एम तो करते हैं, बाकी देखते हैं. जितना होगा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो हम कोशिश करेंगे फिर जैसे 11:30 बजे अगर मिलेंगे तो 1:30 तक हो जाएंगे दोनों यूनिट्स रिवाइज. एक एक घंटा लगता है. यूनिट 1 को 1 घंटा लगेगा और यूनिट 3 को भी लगेगा, तो वो हो जाएगा. क्वेश्चंस कितने हैं पार्टनरशिप एक्ट में 1 और 3 के? देखो ना.
इंस्ट्रक्शन सुनो अच्छे से. 1 में 1 नहीं है, 1 में 2 है, 3 में 3 है, मतलब 5 क्वेश्चंस इन टोटलिटी. हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम. So Monday is an off. Just make a note of it that Monday is an off. There is no revision class. But क्योंकि संडे आप इकोनॉमिक्स में बिजी रहोगे, मंडे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की काफी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की. ऐसा नहीं है ऑफ है मतलब कुछ नहीं करना है आपको, उल्टा उस दिन ज्यादा करना है ना. एक बार इसका वेटेज भी देख लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट का. तो आपको भी समझ में आ जाएगा ना. पार्टनरशिप एक्ट का क्या? तो पार्टनरशिप एक्ट का भी अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स का ही वेटेज है, इक्विवेलेंट टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. आ जाइए. सो लॉ में कंपलसरी आप जानते हो 60 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, बट 60 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते, एक क्वेश्चन ऑप्शन में होता है. सो अप्रोक्सीमेटली लाइक 72 मार्क्स का आपका पेपर आता है, उसमें से 60 मार्क्स यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट. ओनली क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी. स्टडी मटेरियल May 22 and onwards. Sale of goods act, transfer of ownership and delivery of goods. बहुत सारे क्वेश्चंस है बोल रहे हैं, आधा घंटा है हमारे पास 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का. ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, अभी ये रिवाइज किया है तो. ये देखो जो मैंने कहा था वही है पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. नीमो दैट कॉर्ड नॉन हैबिट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया. इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है. None can give or transfer goods what he does not himself own. How sweet. But आपके एग्जामिनेशन में स्वीट एग्जामिनर हो जरूरी नहीं है. Okay. Explain the rule and state the cases in which the rule does not apply. मतलब exceptions. तो आपको जनरल रूल भी लिखना होगा और उसके एक्सेप्शंस भी देने होंगे. हाँ, समझ में आई बात? पक्का? तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो गया अहमद? नहीं, ऐसे भागते भागते आया इसलिए पूछा. तो सुनो ना मेरी बात. सबसे पहले तो आप जनरल रूल बताओगे, जो गुड्स का ओनर है वही गुड्स को बेच सकता है. तो सेलर तभी गुड्स को बेच सकता है जब वो खुद गुड्स का ओनर है. अगर वो ओनर नहीं है, ही कैन नॉट पास अ गुड टाइटल टू द बायर. फिर आप कहोगे बट इसी जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस है. सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, sale by one of the joint owners who's having the possession, sale by an unpaid seller, sale under different acts, estoppel, voidable contract, you are having the possession, है ना. तो ये सारे exceptions भी 7 to 8 exceptions है. आपको एक एक सेंटेंस में वो एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा. क्लास में मैंने ये होमवर्क के लिए दिया था लिखने के लिए, आई थिंक सो मैंने दिया होगा, है ना. तो बेसिकली ऐसे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ओके ओके, आया था क्या? सो इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. आया भी होगा तो 6 मार्क के लिए आया होगा, 5 या 6, क्योंकि उससे कम के लिए नहीं होगा. इट्स अ लेंथी क्वेश्चन क्योंकि एक्सेप्शंस भी काफी सारे हैं और जनरल रूल के साथ साथ एक्सेप्शन भी देखना है. तो ऐसा अगर सवाल आया 5 to 6 मार्क्स के लिए आएगा. ओके, सारे पॉइंट्स के हेडिंग तो आपको कंपल्सरी कवर करने ही होंगे. हेडिंग तो जैसे मटेरियल में दिया है वैसा का वैसा आपको लिखना है. हेडिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. एक आधे बार अंदर का कंटेंट यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, बट हेडिंग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
J, the owner of a Fiat car, wants to sell his car. For this purpose, he handed over the car to P, a mercantile agent, for the sale at a price not less than 50,000 rupees. Okay, the agent sells the car for 40,000 to A. Who buys it in good faith and without the notice of any fraud? फ्रॉड इन द सेंस कि हमने कहा था कि भाई 50,000 के नीचे तो मत बेचना कार को, बट फिर भी आपने कितने में बेची है कार को? 40,000 रुपए में. नाउ उसके बाद P misappropriated the money also. Oh my God. Now J sues A to recover the car. A is the buyer, right? Decide, giving the reason whether J would succeed. J owner था और उन्होंने अपने एजेंट P को अपनी गाड़ी बेचने के लिए कहा था, मतलब एजेंट की तरह अपॉइंट किया था. P ने A को गाड़ी बेच दी, बट 50,000 में नहीं, 40,000 रुपए में. उतना नहीं, 40 में तो बेचा. बंदे ने पैसे लेके भी 9-2-11 हो गया, भाग गया उन्होंने. अब सवाल ये उठता है कि क्या J, क्योंकि अब P तो फरार हो गया, तो इसलिए J क्या कर रहा है? A जिसने गाड़ी खरीदी है उसको स्यू किया है. आप बताइए, क्या आप A को स्यू कर सकते हो? माय डियर फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली आप A के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. यस और नो गाइस? क्या A का टाइटल गुड माना जाएगा? मर्केंटाइल एजेंट भले ही गुड्स का ओनर नहीं है, फिर भी क्या गुड्स को बेच सकता है? प्रोवाइडेड ही इज हैविंग द पोजेशन, ही इज ऑथराइज्ड टू सेल द गुड्स एंड द बायर हैज परचेज्ड द गुड्स इन गुड फेथ. यहाँ पे क्या बायर ने गुड फेथ में गुड्स को खरीदा है? क्वेश्चन में क्लियरली ये चीज दी है. एक बार आंसर रीड करो ना आप लोग. हो गया? समझ में आया ना आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. मिस्टर एस agreed to purchase 100 bales of cotton from V out of his large stock and sent his men to take the delivery of goods. They could pack only 60 bales. Later, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed, including the 60 bales that were already packed. Referring to the provisions of the Sale of Goods Act, you are supposed to explain that who is going to bear the loss and to what extent. तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? उसके हिसाब से डिसाइड होने वाला है कि गुड्स का रिस्क जो है वो कौन बेयर करने वाला है. आप लोग जानते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्लियरली कहता है कि जब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है और सेलर ही गुड्स का ओनर है,
तब तक गुड्स का रिस्क सेलर ही बेयर करता है। बट एक बार सेलर ने गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर ली है, अब बायर गुड्स का ओनर हो जाता है, जिसके बाद नाउ द गुड्स का रिस्क विल लाई विद द बायर। बट अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। क्या बोल रहे हो? ओके, तो वन आंसर इज कि हमने गुड्स को पैक तो कर दिया है, बट द सेम इज नॉट बीन इन्फॉर्म टू द बायर। तो डिलीवरी के बाद पहले देखो, सुनो, गुड स्पेसिफिक है बट दे आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो आप डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, और डिलीवरेबल स्टेट में लाने के बाद आप बायर को इन्फॉर्म करो। यहाँ पे आपने बायर को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो बायर को क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, पूरा लॉस 60 + 40 सेलर ही बेयर करेगा। बट इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए हैं। इंस्टीट्यूट ने ये भी कहा है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये अप्रोच भी सही होगा कि 60 बेल्स जो है उसका रिस्क बायर बेयर करेगा, और 40 बेल्स जो है उसका रिस्क जो है वो सेलर बेयर करेगा, क्योंकि 60 बेल्स के लिए बायर ने खुद गुड्स को अप्रोप्रिएट कर लिया है, क्योंकि उसने अपने बंदों को भेजा था। देखो ना, है ना, इसको लार्ज स्टॉक में से देखो, तो आप ऐसा भी अप्रोच रख सकते हो कि 60 के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल है और 40 के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है। दोनों भी आंसर्स आर गुड आंसर्स। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो गए ना ऐसे सवाल में कि कौन रिस्क बेयर करेगा, एटलीस्ट आपको जनरल रूल तो पता है कि जब तक सेलर गुड्स का ओनर है, सेलर ही रिस्क का बेयर करता है, सेलर ही गुड्स का रिस्क बेयर करता है। बट वंस द सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर, तो ये गुड्स का जो लॉस है वो बायर बेयर करेगा। इतना भी आप अगर लिख लेते हो ना, 4 मार्क के सवाल में से आपको कम से कम 1-1.5 मार्क तो मिल ही जाता है, एंड एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट मार्क। तो एटलीस्ट जनरल रूल तो आप लिख के आ जाओ, मतलब एटलीस्ट यू आर राइटिंग द प्रोविजंस करेक्टली, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट टू द क्वेश्चन, आपने एक्चुअली प्रोविजन तो करेक्टली लिख ही दिया है। एटलीस्ट आप उस पोजीशन में तो आप ये तो समझ सकते हो कि इतने सारे सेक्शन में से कौन सा सेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में स्टेप वाइज मार्किंग है, हर सब्जेक्ट में। तो जितना आपको आता है, जैसे अकाउंट्स में भी स्टेप वाइज मार्किंग है, लॉ में भी वैसा ही है। तो आपको अगर इतना भी समझ में आ रहा है कि कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हुआ है, वो प्रोविजन आप लिख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मिस प्रीति owned a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week, Mr. Joshi pledged the motor car to Mr. Ganesh. Now, Miss Preeti claims back the motor car from Mr. Ganesh. Will she succeed? Refer according to the provisions of the Sale of Goods Act. और क्या what recourse is available to Miss Preeti, वो भी बता दो। ओके, तो आप कह रहे हो प्रीति जो है सिर्फ पेमेंट रिकवर कर सकती है, गुड्स को क्लेम नहीं। वाई, टेल मी वाई। वेरी गुड, तो आपको यहाँ पे किसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम सेल यहाँ पे जो कर रहे हैं रिटर्न बेसिस पे कर रहे हैं। हमने कुछ समय के लिए मिस्टर जोशी को हमारी मोटर कार दी थी,
उन्होंने प्लेज किया, वो अपने आप में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सेम गिटार वाला एग्जाम्पल है यार, गिटार के बदले मोटर कार है, तो इतने क्या कंफ्यूज हो गए? जैसे ही प्लेज किया माना जाएगा प्रीति से ओनरशिप जोशी को ट्रांसफर हो गई है है ना? और गणेश के अगेंस्ट प्रीति को कोई राइट्स नहीं मिले, हाँ है ना? प्रीति सिर्फ क्या कर सकती है, इस गुड्स का प्राइस जो है वो जोशी से रिकवर कर सकती है। एक बार आंसर रीड कर लो, क्या यही आंसर है? ओके ग्रेट, समझ में आया आपको? तो यहां पे पहले देखो, ये पूरा लॉ का प्रोविजन है कि जब कभी भी गुड्स को डिलीवर किया जाता है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ओनरशिप बायर को कब ट्रांसफर होती है? सीधी बात, नो बकवास, अप्रूवल दिया है खुद। सेकंड, अप्रूवल तो नहीं दिया बट रीजनेबल टाइम में रिजेक्ट भी नहीं किया, या तो आपने ऐसी कोई हरकत की है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। यहां पे ये तीसरी बात हुई है, गुड्स को प्लेज करना, तो इसलिए यहां पे हमने इस प्रोविजन को अप्लाई किया है और एनालाइज करके कंक्लूजन दिया है। ऐसे ही जवाब देना है आपको एग्जामिनेशन में भी, फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स चेक इट आउट। A, B and C were the joint owners of a truck and the possession of the said truck was Mr. B. I think 5 क्वेश्चन में से ये तीसरा क्वेश्चन है जो वो एक्सेप्शन से रिलेटेड है कि नॉन ओनर गुड्स को नहीं बेच सकता है। एक वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था और एक वो कौन सा, सेकंड वाला, मर्केंटाइल एजेंट, नॉन ओनर है फिर भी गुड्स को बेच सकता है। अब ये वापस आया है जॉइंट ओनर्स, मतलब कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोचो आप। तो ऐसे इनडायरेक्ट हिंट्स मिलती है, उससे समझ में आता है सम टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मैं क्लास में कहती थी ना, एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स, ये वो कुछ हिंट्स होती है। समझ में आई बात? ओके, सो 3 जॉइंट ओनर्स है ट्रक के, बट ऑफ कोर्स ट्रक तो एक ही है, भले ही 3 ओनर है, पोजेशन तो एक ही के पास होगा। किसके पास है? बी के पास। X purchased the truck from B without the knowledge that A and C were also the owners of the truck. Decide now, क्या ये सेल between B and X is valid or not? जॉइंट ओनर्स में से एक जॉइंट ओनर्स क्या गुड्स को बेच सकता है? कब? जब उसके पास गुड्स का पोजेशन है, और ये पोजेशन दूसरे को ओनर्स से ही हमने लिया है, और बायर ने गुड्स को खरीदा है गुड फेथ में। यहां पे तो गुड फेथ में ही खरीदा क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि ए और सी भी बी के साथ ओनर है। क्या ये सेल वैलिड सेल है? रीड कर लो आंसर, कम ऑन। आंसर 5, द सेल इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। अच्छा, दोनों जगह पे आंसर है, थोड़ा सा मेरे को स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। पहले प्रोविजन पढ़ लो 5 का। डन, और उसका एनालिसिस यहाँ पे नीचे है। सो इन द अबव केस A, B and C आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द ट्रक।
Possession is with B. Now B sold the truck to X. X without this, without knowledge that even A and C are the owners, he purchased the truck from B. The sale between X and B is perfectly valid. क्योंकि Sale of Goods Act में even if one of the several joint owners is selling the goods, then such a sale is a valid sale. हाँ, कितनी बार दरवाजा खोल रहा है यार, इरिटेट हो रहा है. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा? 6, क्वेश्चन नंबर 6. X agreed to purchase 300 tons of wheat from Y out of a large stock. X agreed, मतलब X is the buyer, Y is the seller. X sent his men with the sacks. Sacks मतलब वो पोते होते हैं ना. And 150 tons of wheat were put into the sacks. पहली बात तो this wheat is not in a deliverable state. It is to be put in a deliverable state. And the buyer should have the information. तब माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है, क्योंकि गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, बट दे आर टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट. देन देयर वाज अ सडन फायर एंड द एंटायर स्टॉक वाज गटेड. हु विल बेयर द लॉस एंड व्हाई? एक्चुअली ये क्वेश्चन 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन 3, बट मैं आपको बताती हूँ क्या, मैं आपको बताती हूँ विच इज अ मोर रीजनेबल अप्रोच. देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो समझ लो. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है यार? आपके गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, ओके. इस केस में द गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. पहले आप गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, आप बायर को इस बारे में इन्फॉर्म करो, तब जब ये दोनों कंडीशन पूरे हो गए ओनरशिप ट्रांसफर होता है. और ये तो चीज आप जानते हो, जो गुड्स का ओनर होता है वही गुड्स का रिस्क बेयर करता है ना. यहाँ पे अब आपने 300 टन में से 150 टन को डिलीवरेबल स्टेट में लाया है, और अब देखो बायर ने अपने बंदों को भेजा है. अगर बायर ने अपने बंदों को भेजा है, ही नोज दैट द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो हम ये अज्यूम करेंगे दैट ही इज अवेयर दैट द गुड्स हैव बीन पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट. तो ये 150 टन्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, और इसका रिस्क बायर बेयर करेगा. बाकी 150 टन का रिस्क सेलर बेयर करेगा. तो क्वेश्चन 3 जो था ना, उसके भले ही इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में दोनों अप्रोच दिए हैं. आप एग्जामिनेशन में कौन सा अप्रोच लिखोगे? आई वुड रेकमेंड कि क्योंकि बायर ने अपने बंदों को भेजा है, वो मत भूलना. नहीं तो हो सकता है एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने बोला कि सेलर ने अपने बंदे को भेजा है, तब ये प्रिजम्पशन नहीं होगा खरा. तो अपना दिमाग भी अप्लाई करना. मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ आएगा? वर्चुअल बच्चों हो ना मेरे साथ. सेलर ने अपने बंदों को भेजा है पैक करने के लिए. बेटा पैक करने के बाद बायर को इन्फॉर्म करना जरूरी है. सेलर ने अपने बंदों को भेजा है, बायर को क्या पता कि गोडाउन में क्या चालू है. तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहां पे क्लियरली लिखा है एक्स सेंट हिज मेन. बायर के बंदे गए गोडाउन में, तो बायर को तो इस बारे में पता ही है क्योंकि ये बंदे उसके हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर. इट्स वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. Goods should be put in a deliverable state and you should inform the buyer. दोनों कंडीशन जैसे ही पूरी हुई उसी पल बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है. यहाँ पे 150 टन के लिए हमने सैक में ऑलरेडी माल भर दिया है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आए हैं, और ये माल भरने का काम बायर के बंदों ने किया है. सो बायर इज अवेयर अबाउट इट. तो उसी पल पे ओनरशिप ये 150 टन की बायर को ट्रांसफर हो चुकी है. बाकी 150 टन का डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं आया है, ओनरशिप इज स्टिल विद द सेलर. अब अगर एक्सीडेंट हुआ है और एंटायर स्टॉक खत्म हो चुका है, 150 टन सेलर और 150 टन बायर. रीड करते हैं आंसर. आंसर नंबर 6. 10 मिनट है, 2 सवालों के जवाब बाकी है. रीड कर लो, हो जाएगा 5-5 मिनट.
आंसर नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन नाउ. पहले देखो हमने कितने शिद्दत से लॉ का प्रोविजन बताया है. सो प्लीज बी स्मार्ट वाइल गिविंग द लॉ के आंसर्स. गधा मजूरी मत करो, डू स्मार्ट वर्क, सिंपल एज दैट. पढ़ाई सबने की है, डर सबको लग रहा है. डन. अरे बातें करने के लिए समय नहीं दिया बेटा, इज्जत से रीड करो, डोंट चीट योर सेल्व्स. ओके, क्वेश्चन 7. Okay. See, check it out. The buyer took delivery of 20 tables from the seller on sale or return basis. देखो on sale और return basis ये और एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. अभी हमने इसके पहले वो मोटर प्रीति वाला एग्जाम्पल देखा था. 4th क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो. बट देखो यहां पे भी क्या हुआ है. द बायर टुक डिलीवरी ऑफ 20 टेबल्स फ्रॉम द सेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट एग्जामिनिंग देम. सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड 5 टेबल्स टू हिज कस्टमर. सोल्ड कर लिए. 3 चीजें थी. 3 चीजें जब आप गुड्स को लेते हो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. एक तो आप अप्रूवल दो, सीधी बात, नो बकवास. सेकंड, टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, रीजनेबल टाइम. आपने रिजेक्शन किया नहीं है, मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड. और तीसरा, आपने ऐसी कोई हरकत की है जिससे अभी समझ में आया है कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. एग्जाम्पल हरकत हो सकती है गुड्स को प्लेज कर देना, गुड्स को सेल कर देना. यहाँ पे आपने गुड्स को सेल कर दिया है, उसी मोमेंट पे माना जाएगा कि ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो चुकी है. हाँ, 20 में से 5 टेबल कस्टमर को बेच दिए. द कस्टमर लॉन्च अ कंप्लेन ऑफ सम डिफेक्ट इन द टेबल. द बायर सॉट टू रिटर्न द टेबल्स टू द सेलर. तो अब ये बंदे को टेबल्स रिटर्न करने हैं. वॉज द बायर एंटाइटल्ड टू रिटर्न द टेबल्स टू द सेलर? अब देखो देखो यस या नो नहीं बोल सकते क्योंकि 2 एस्पेक्ट्स है. 20 टेबल्स दिए हैं, 20 में से 5 बेचे हैं, 15 अभी भी आपके पास है. ये जो आपने 5 बेच दिए हैं, आपने इनकी ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है, तभी तो आप फर्दर बेच पाए. तो ये 5 टेबल अब वापस से आप सेलर को रिटर्न नहीं कर सकते. बट ये जो 15 टेबल है वो अभी भी आप रिटर्न कर सकते हो. यस और नो गाइस? तो यस या नो नहीं बोल सकते क्योंकि एक के लिए यस है, एक के लिए नो है. 2 क्लासिफिकेशन है ना, 15 और 5. 15 के लिए यस, रिटर्न पॉसिबल है, बट 5 के लिए तो आपने फर्दर सेल कर दिया, मतलब आपने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है. आपने डिफेक्ट नहीं किया है चेक, ये आपकी गलती है. लेट द बायर बी अवेयर, केविएट एम्प्टोर, ये आपकी गलती है. देखते हैं आंसर क्या कहता है. जिसने केविएट एम्प्टोर भी इसके साथ कंबाइन कर दिया, फुल इंप्रेस हो गया एग्जामिनर. सच में नेक्स्ट लेवल. सोचो ऐसा सेम सवाल आ गया तो कितना मजा आ जाएगा. इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ क्यों आए हम ब्रेक भी ले सकते थे ना. आप तो पढ़ने आए हो, मैं क्या करने आई हूं? आपके लिए आई हूं ना. डन.
और एक लास्ट सवाल बचता है, क्वेश्चन नंबर 8. A delivered a horse to be on sale and return basis. आप देख लीजिए, एक तो सेल एंड रिटर्न बेसिस और दूसरा है कि कब नॉन ओनर भी गुड्स को बेच सकता है ना. दोनों कॉन्सेप्ट्स आर लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. A delivered a horse to be on sale and return basis. The agreement provided that B should try the horse for 8 days and return if he did not like the horse. ऐसा भी कुछ होता है. Okay. On the third day, the horse died. Oh, on which day? और कितने दिनों के लिए घोड़ा दिया था? 8 दिनों के लिए. क्या रीजनेबल टाइम एक्सपायर हुआ है? और क्लियरली लिखा है विदाउट द फॉल्ट ऑफ बी. बी की कोई गलती नहीं, नेचुरल डेथ हो गई हॉर्स की. A files a suit against B for the recovery of the price. Can he recover the price? क्योंकि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है अभी तक. क्यों नहीं हुई है? क्योंकि रीजनेबल टाइम अभी तक लैप्स नहीं हुआ. तो जो गुड्स का ओनर है क्या वही रिस्क बेयर करेगा? आई थिंक मोटा मोटी ये पूरे चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेल और रिटर्न बेसिस. सेकेंड इज नॉन ओनर भी कब गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है. और तीसरा कौन सा वो स्टेज है जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है. गुड स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में है. गुड स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. गुड स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में है बट टाइम प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है. मोटा मोटी ये तीनों कॉन्सेप्ट्स इस यूनिट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस और नो गाइस. सिर्फ एक कल का हमारा एक सवाल गलत हो गया था, रह नहीं गया था, एक्चुअली हुआ था बट गलत हो गया था. वो आप एक बार देख लीजिए प्लीज. जस्ट करेक्ट योरसेल्व्स एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. क्वेश्चन 7 था बराबर ना. J sold a machine to K. I think relatively इस यूनिट के आंसर्स एंड क्वेश्चंस वर मोर इजियर है ना. ओके. J sold a machine to K. K gave a check for the payment. The check was dishonored, but J handed over a delivery order to K. K sold the goods to R on the basis of the delivery order. J wanted to exercise his right of lien on the goods. Now you are supposed to decide according to the provisions of the Sale of Goods Act. Lien exercise कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं इसका आंसर. The right of lien and stoppage in transit are meant to protect the seller. These will not be affected even when the buyer has made a transaction of his own goods which were with the seller under lien. But under 2 exceptional cases, these rights of the seller are affected. 1. When the buyer has made the transaction with the consent of the seller. And when the buyer has made the transaction on the basis of document of title such as bill of lading, railway receipt or a delivery order. In the given case, J has sold a machine to K and K gave a check for the payment. But the check was dishonored. That means J the seller is an unpaid seller. So he is entitled to exercise the right of lien. But now this right of lien is defeated. मतलब वो exercise नहीं कर पाएगा because he has given the document of title to the buyer and the buyer has made a transaction of sale on the so basically ये 2 exception में से ये दूसरा exception cover हुआ है इस केस में. तो आपने document of title buyer को दे दिया है और उस बेसिस पे बायर ने इन गुड्स को आगे बेच दिया है तो आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे. सो आर हु हैज परचेज द मशीन फ्रॉम के कैन डिमांड द डिलीवरी ऑफ द मशीन. यस और नो गाइस. सो जस्ट करेक्ट दिस आंसर. यस्टरडे थोड़ा सा कुछ रॉन्ग डिस्कशन हो गया था है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930.
हमारा 22 प्लस 16 मार्क का डिटेल्ड रिविजन अलॉन्ग विथ आईसीआई मॉड्यूल का एवरी क्वेश्चन कवर हो चुका है. सो लाइक 38 मार्क्स हमारा कवर हो चुका है आउट ऑफ 60 मार्क्स, है ना. Tomorrow you are going to give your full 100% on economics का marathon. Monday is a holiday for law का marathon. But इस चैप्टर में से यूनिट नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से आप एक क्वेश्चन सेल और रिटर्न का करोगे. आप एक क्वेश्चन जो ओनर नहीं है फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है और वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, उसका एक क्वेश्चन करोगे. और आप और एक क्वेश्चन करोगे कि स्पेसिफिक गुड्स है, ओके, डिलीवरेबल स्टेट में हमें डालना है और बायर को इंटिमेट करना है. वो वीट का एग्जाम्पल या तो वो कौन सा था, कॉटन का एग्जाम्पल, तो वीट वाला एग्जाम्पल आप कर लो. ऐसे करके 3 सवालों के जवाब आप लिख के आने वाले हो ट्यूसडे के दिन. अपने आप को मत चीट करना, ये वो समय नहीं है. ओके, डू नॉट चीट योरसेल्व्स, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्व्स. इस चीज को मत भूलना, ठीक है. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. स्टडी वेल. सी यू ऑन ट्यूसडे. बाय बाय विद द पार्टनरशिप एक्ट.